हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था, आज हम उस प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। और ये एक मास्टर वीडियो होगा। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, 1 से 3 तक का। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रीजनिंग और मैथ दिए गए हैं, रीजनिंग और मैथ, इसका मैं सिर्फ आंसर बता दूंगी। बाकी आप लोगों को जो मैथ के क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होगा, जो डाउट होगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसे टेलीग्राम पे सॉल्व करके बता दूंगी। रीजनिंग में भी सेम चीज़ है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, बता देंगे। वैसे रीजनिंग तो मैं बता सकती थी, बट मेरे यहाँ जहाँ पे मैं बता रही हूँ वहाँ पे बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से नहीं बता पाऊँगी। और मैथ मेरी उतनी अच्छी है नहीं जो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। नॉर्मल है मेरी मैथ्स, इसीलिए मैं इसको स्किप करती हूँ, आंसर बताऊँगी। रहा इसमें इंग्लिश और व्याकरण, इंग्लिश प्लस व्याकरण, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी व्याकरण मैं यहाँ पे दोनों आपको जो है वो कवर करवाऊंगी, दोनों समझाऊंगी भी, समझाने की कोशिश भी करूंगी। और जीके जीएस तो जो होगा सो आप लोग देखेंगे ही। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ इसे हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आएगा, डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर ऐसे ही आपका मास्टर वीडियो के माध्यम से चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा हम इसे रेगुलर रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रहा आपका बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट का, तो मैं जो मेरे पास प्लेटफॉर्म का दो प्रैक्टिस सेट अभी अवेलेबल है। उस दोनों प्रैक्टिस सेट का जो है मास्टर वीडियो हम अवेलेबल करवा देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग रिवाइज कर लेंगे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग लगा चुके होंगे प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट लगाने से ज़्यादा उसका कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। उसको बार बार अगर रिवाइज करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद होता है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने नए आते हैं। तो इसके लिए उसे हम रिवाइज करवाएंगे एक मास्टर वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, जीके जीएस में हम थोड़ा बहुत आप लोगों को फैक्ट बता दिया करेंगे। वैसे तो बहुत सारा जीके जीएस आप लोग पढ़े हैं, तो फैक्ट ज़्यादा आपके लिए रिवीजन के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, 9वें मंडल में। अगर हम ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 228 आपका जो है वो सूक्त है, और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र होता है, जो कि 10,462 है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है, मतलब ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं यानी जो मंत्र है, उसे जो पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, ठीक है। अच्छा, 8वें मंडल में आप क्या है? तो 8वें मंडल में याद रखिएगा, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। 10वें मंडल में देखेंगे आप, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। जिसके अनुसार आप लोग 4 वर्ण पढ़ोगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं, ठीक है। उसके अलावे एक और आप देख लेंगे यहाँ पे 8वें मंडल में। 8वें मंडल में आपको हम बता ही दिए हैं, खिल कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म की बात हो रही है, तो इस प्रश्न का आंसर, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें थे। 24वें कौन थे? महावीर। 24वें महावीर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। ऋषभ देव की बात करें तो ये पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देव। और अरिस्टोनॉमी की बात किया जाए तो ये 22वें थे। 22वें। ऋषभ देव का प्रतीक दोस्तों सांड था, इनका प्रतीक सांड था। पार्श्वनाथ का प्रतीक जो था वो सांप था। क्या था? सांप यानी सर्प। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था, सिंह। और अरिस्टोनॉमी का प्रतीक चिन्ह शंख था, ठीक है, शंख। तो ये सभी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम मिलता है? तो अशोक का नाम किस में मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मस्की में भी मिलता है, गुज्जर में, उडगोलम में, और सभी। आंसर डी हो जाए। इस सभी लेखों में जो है अशोक का नाम आपको अशोक मिलता है। अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक का जो क्या बोलते हैं उसको, ये शिलालेख बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अशोक का शिलालेख बोलते हैं ना। तो अशोक के जो शिलालेख है और उसका स्थान अगर आप जान लेंगे, तो अशोक के जो कुछ शिलालेख है उसका कुछ नाम आप लोग याद रखिएगा, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कालसी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कालसी के बाद याद रखिएगा भारबू, भारबू आपका राजस्थान में है। सासाराम बिहार में है। अहरौरा को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अहरौरा, है ना।
और याद रखिएगा कि जो अशोक का प्रमुख शिलालेख जो है उसमें विषय जो वर्णित है उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला शिलालेख क्या कहता है? पशु बलि की निंदा की गई है उसमें से। उसके बाद आप चौथा याद रखिएगा, इसमें भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की जो है घोषणा की गई है। उसके बाद दूसरा शिलालेख में क्या है? मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का व्यवस्था किया गया है। 10वां शिलालेख क्या कहता है? कि इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 14 शिलालेख था। तो इस सभी को आप लोग जो है इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म का दीक्षा अशोक को कौन दिया था? तो उपगुप्त दिया था, है ना। उपगुप्त जो है वही दिया था। और अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था जिन्होंने कलहन के राजतरंगी से यह पता चलता है, जिसके बारे में किसे? कलहन के राजतरंगी से पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1025 में। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 में हुआ था। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम बताना है आपको। तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद, यही होगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। तो इसको याद रखिएगा। और इसका मैं आपको डेट अगर बताना चाहूँ तो डेट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपका देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। चौसा का युद्ध आपका हुआ था 1539 में। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद, 1531, 1539, 1540 और 1555। इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6ठा नंबर, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो इस प्रश्न का आंसर है रैयत बारी। राजस्व के दिए गए व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, वो है रैयत बारी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया? तो आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आप जानते हैं कि सबसे पहला जनगणना करवाया गया था लॉर्ड मेयो के काल में, और लॉर्ड रिपन के काल से इसे रेगुलर किया गया था जनगणना को, है ना। तो लॉर्ड मेयो के बारे में इतना सारा जानकारी आप याद रखिएगा। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही वाइसराय को अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजरायली। डिजरायली 1857 की क्रांति की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है। इसमें डिजरायली जो था उसने अपना मत दिया था और डिजरायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। वैसे टी.आर. होम्स कहा था, इनका कहना था कि जो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, टी.आर. होम्स का स्टेटमेंट था। वहीं आप देखेंगे बी.डी. सावरकर का, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बी.डी. सावरकर का भी एक स्टेटमेंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बी.डी. सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। डिजरायली का स्टेटमेंट आपने यहाँ पे देख लिया कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिजरायली ने कहा था। एक ऑप्शन आप देखेंगे सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। उसके बाद जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर, इसका स्टेटमेंट जो था ये था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र था। तो ये अलग अलग जो है इतिहासकार ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया था 1857 की क्रांति के बारे में। अगर हम 1857 की क्रांति का कारण को जानने की कोशिश करें तो आपको याद होगा कि ये जो कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था, जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। इसमें आप एक और याद रखिएगा कि फांसी पर चढ़ने वाले पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था, हल्ला बोल का। और मंगल पांडे जो थे वो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। और उसके बाद 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और उस समय गवर्नर जनरल थे जनरल लॉर्ड कैनिंग। प्रधानमंत्री इंग्लैंड के थे पामस्टॉन, लिबरल पार्टी के थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो मुझे समझ में आता है, आप लोगों को बता देती हूँ। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका
काल का संपादन किसने किया था? तो काल पत्रिका प्राणजपे का है। किसका? प्राणजपे का है, जो कि एक महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य क्लीमेंट इटली नहीं थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैंथिंग लॉरेंस थे, बीबी अलेक्जेंडर थे, एबी अलेक्जेंडर। क्लीमेंट इटली नहीं थे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान का चयन करें। इंडियन लिंक शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल सही है। इंडियन लिंक के संस्थापक शिशिर कुमार घोष हैं। वेद समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन हैं। तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं। बालिका विद्यालय दादा भाई नेरोजी, ये गलत है। बालिका विद्यालय को याद रखिएगा 1848 में सावित्रीबाई फुले ने किया था। ठीक है, सावित्रीबाई फुले। आंसर डी हो जाएगा। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन का अनुशंसा किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ली आयोग। ली आयोग की सिफारिश पर जो है वो लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। निम्नलिखित में किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है बोकेसियो की। किसकी? बोकेसियो की प्रसिद्ध पुस्तक है डेकामेरॉन। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्र में जो शामिल नहीं था, ये प्रश्न आपका जो है हाल ही में SDFSO के एग्जाम में भी पूछा गया था। वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न का आंसर अगर आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। जर्मनी इसमें मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। ये इंग्लैंड था, फ्रांस था, जापान था, लेकिन जर्मनी नहीं था। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो विश्व ग्लोब के निर्माता है कौन? मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम जो है ये विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटन। कौन है? टाइटन। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? काली और तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 17 का सी, नेपाल हिमालय। ये भी प्रश्न आपसे जो है SDFSO में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पाया गया? तो वो है नेपाल हिमालय। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित दर्रा है वो है आपका भोरघाट दर्रा, मुंबई और पुणे के बीच। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु याद रखिएगा, भारत का दक्षिणी बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। निम्न में कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है वो है आपका चंद्रताल झील। चंद्रताल झील आपका उत्तराखंड में नहीं है। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। तो इसको याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका 22 नंबर। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है केरल में। वैसे कर्नाटक में भी जाना जाता है इसे, केरल में भी जाना जाता है। केरल में सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में और तमिलनाडु में भी। तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्र में जो है इसे आम्रवर्षा के नाम से जाना जाता है। और आम्रवर्षा जो है वो आम पकाने में मदद करता है। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं होती है। तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा फैक्ट आंसर केरल ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा केरल में ही होती है। लेकिन ये कुछ क्षेत्रों कर्नाटक का भी होता है और तमिलनाडु का भी होता है। ये दक्षिणी भारत का है, इसलिए इसे याद रखिएगा। इससे कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो जून तक उत्तरी मैदानी इलाकों में जो है निम्न दाब की स्थिति तेज हो जाती है। और महाद्वीप पर मानसूनी वर्षा के 3 चरण होते हैं। एक तो मानसून पूर्व वर्षा, मानसून वर्षा और मानसून के बाद वर्षा। मानसून पूर्व जो वर्षा होता है वो दक्षिण भारत में और केरल और उससे सटे कर्नाटक में भी, तमिलनाडु के कुछ हिस्से में भी। मानसून पूर्व वर्षों के नामों से जो इसे पुकारा जाता है, इसे याद रखिएगा। असम में इसे क्या नाम से जाना जाता है? असम में इसे चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है, चाय की वर्षा। उसके बाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में याद रखिएगा इसको आम्रवर्षा कहते हैं। केरल, कर्नाटक में आम्रवर्षा और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र भी कहते हैं। वहीं केरल और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसे जो है इसे कॉफ़ी की वर्षा यानी कि चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति हो जाएगा आपका बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध याद रखिएगा झींगा से हो जाएगा गुलाबी क्रांति। उसके बाद है निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग कहते हैं, मोटर गाड़ी उद्योग को। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आपको बनाना है ना तो दृष्टि क्विक बुक का जो हम ज्योग्राफी का वीडियो डाले हैं, आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं कोशिश कीजिए, अगर टाइम है आप लोगों के पास तो एक बार इस वीडियो को देख लेने का, बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है। अगर राज्य पूछता तो केरल हो जाएगा, राज्य में केरल हो जाएगा और लक्षद्वीप जो है आपका ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो स्थित है दोस्तों, यह मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में। यूएनडीपी इसका स्थापना कब हुआ था कमेंट करके बताइएगा। यूएनडीपी का स्थापना कब हुआ था कमेंट करके आप लोग बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? आंसर हो जाएगा उत्पादक। उत्पादक जो है आपका जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो संविधान के जनक के नाम से ये जाने जाते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा एक प्रश्न और है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये बाद में कौन से धर्म को अपना लिए थे? प्रश्न ये है कि कौन से धर्म को ये अपना लिए थे, बाद में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी थे। जगजीवन राम की बात करें दोस्तों तो ये श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद है अच्छा एक प्रश्न आपका कैबिनेट से पूछ लिया गया तो मैं आपको बता दूं संविधान के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं शामिल थी, कितनी महिला को शामिल किया गया था, कितनी महिला, ये प्रश्न भी पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्तियां संबंधित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से लिया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में शामिल राज्य आपका नहीं है, वो है मणिपुर। मणिपुर छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। निम्न में किस राज्य का गठन 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो 1987 में जिसका गठन नहीं हुआ था वो है आपका मेघालय। मेघालय की गठन की अगर बात करें, मेघालय का गठन याद रखिएगा कि मेघालय का जो गठन हुआ था वो 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1992। याद रखिएगा कि 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की चर्चा की गई है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने? तो इस प्रश्न का आंसर देखिएगा 35 का आंसर है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार जो है ये राष्ट्रपति बने थे। यही प्रश्न है आपका, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रतिभा देवी पाटिल भी पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट आता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण समाप्त कर दिया गया?
आंसर है इसका 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोक और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो समाप्त कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आपका 104वां संविधान संशोधन तो आप देख लिए, एक बार 101वां भी देख लीजिए क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन 2016 का है और ये आपका जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी लागू हुआ था उससे संबंधित है। 102वां, ये चारों आपका इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम चारों बता देते हैं। 102वां संविधान संशोधन 2018 का है, 2018 का, और इसमें जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। साथ में संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत जो मामले में आयोग में से परामर्श करेगी, ये भी आपका कहा गया था 102वां में। 103वां संविधान संशोधन 2019 का है। इसमें क्या किया गया था? ये संशोधन के याद रखिएगा, इसके माध्यम से नए अनुच्छेद 2 जोड़े गए थे। एक तो 15 का 6 और दूसरा 16 का 6 भी जोड़ा गया था। इस संशोधन से पूर्व आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर भी दिया जाता रहा, किंतु संशोधन के द्वारा जो आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, यानी कि आप सिंपल सा बात समझ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस, है ना। तो ये आपका चारों जो है संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैं आपको बता दी। निम्न में कौन अदिश राशि है? इसमें अदिश राशि आपका विद्युत धारा है। अदिश राशि विद्युत धारा है। अदिश लग गया ना तो और लग गया, मतलब कि इसमें दिशा नहीं होगा, सिर्फ परिमाण होगा। न्यूटन की गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा। न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा। निम्न में कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? शक्ति को आप हर्ट्ज पावर में मापते हैं, किलोवाट में भी मापते हैं, मेगावाट में भी, लेकिन वाट आवर आप नहीं मापते हैं, इसलिए आंसर सी इसका गलत हो जाएगा। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो जल का महत्तम घनत्व जो होता है वो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो हो जाएगा आपका गामा किरणें। गामा किरणें आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा कि अगर अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। किस पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट 43 नंबर, जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंकलांस सेल का, लेंकलांसे सेल का। जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां पे लेंकलांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसमें गुण होना चाहिए निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम धातु पाया जाता है पृथ्वी पर। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब अगर बढ़ गया तो द्रव का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? सिंपल सा बात है, वो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति का खोज जो किया था वो था आपका डी ब्रॉगली। किसने किया था? डी ब्रॉगली ने किया था। आवर्त सारणी में अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो आवर्त सारणी में अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। और आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया है। निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया है तो याद रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन है। कौन है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। कोशिका के केंद्र का खोज किसने किया था? तो कोशिका के केंद्र का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है एक संक्रिय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा? संक्रिय यानी कि अगर क्रॉस करवाया जाता है F2 पीढ़ी में
तो पौधे का जो फिनोटाइप का रेशियो होगा वो क्या होगा? तो इस फिनोटाइप का रेशियो जो हो जाएगा दोस्तों, वो रेशियो आपका हो जाएगा 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो इस प्रश्न का आंसर है कोलेरेला। कोलेरेला जो समूह का शैवाल होता है, इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त के रूप में करता है अंतरिक्ष में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। पादप जगत के ब्रायोफाइटा वर्ग के वनस्पति जगत को उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है पपीता खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पपीता का जो हम लोग खाते हैं वो मध्य फल वित्ती खाते हैं पपीता का। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को धृष्टता यानी मजबूती प्रदान किया जाता है? तो पौधे में जो मजबूती होता है वह उत्तक होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के द्वारा जो है पौधे एक मिनट गलत बोल दिए, कोलेनकाइमा नहीं, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा जो है वो पौधे में धृष्टता यानी कि मजबूती होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो समतापी होते हैं पक्षी वर्ग के। पक्षी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो समतापी होते हैं। निम्न में किस एंजाइम का स्रावन अग्नाशय से नहीं होता है? तो अग्नाशय से जो स्राव का हार्मोन नहीं होता वो एरेप्सिन है। क्या? एरेप्सिन। 58 क्या कह रहा है कि शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो हमारे शरीर को जो संतुलन बनाए रखता है वो हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है। और मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो सेरिब्लम होता है, सेरिब्लम। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन का तथा आत्मनिर्भरता था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ऑप्शन में दिया हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1951 से लेके 1956 था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 था आपका। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वो 1969 से 74 था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 78 तक था, है ना। तो इसे याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। पहली का योजना अवकाश आप याद रखिएगा कि पहला योजना अवकाश 1966 से 69 आपका पहला योजना अवकाश था, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 67 से 68, 68 से 69, 1978 से फिर 79, 79 से 80 और फिर 1990 से 91, 91 से 92 के लिए बनी थी, जो आपका 7 वार्षिक योजना जो बनी थी, है ना। ये आपका याद रखिएगा। और ये जो योजना अवकाश वाला समय है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में जो सूची आपने पढ़ा होगा उसमें आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है ना। समवर्ती 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं ना, 7वीं अनुसूची में आपका सूची से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आता है 60 नंबर। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया 1938 में। कब किया गया? 1938 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो आरबीआई का जो स्थापना, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना जो की गई थी वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर आपका संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। निम्न में किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला से। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन क्या है, जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका रस खान की पुस्तक है प्रेम वाटिका, है ना। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका वियना है, वियना ऑस्ट्रेलिया। रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रमन मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम का पशु या पक्षी की बात करें तो रॉबिन रेडवेस्ट है। क्या है? रॉबिन रेडवेस्ट। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को।
भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे है। कहाँ पे? ट्राम्बे में है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध हो जाएगा शहनाई से। निम्नलिखित में किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? महाप्रयाण घाट में समाधि स्थल है राजेंद्र प्रसाद का। किनका? राजेंद्र प्रसाद का। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किड के उपनाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किड के नाम से। तो लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय स्थित है। तो एनडीए का जो मुख्यालय है दोस्तों वो खड़गवासला में है। खड़गवासला महाराष्ट्र पुणे में स्थित है और यहीं पे आपका जो है एनडीए का हेडक्वार्टर है। इससे संबंधित एक प्रश्न और याद रखिएगा। हाँ, एनडीए का जो स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1954 को हुआ था। कब? 1 जुलाई 1954 को। ठीक है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया? तो तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया भारत। तो इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया, वो ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो महिला पूछा गया है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है जो कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल की। 76 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है लातूर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर 70 फीट की ऊंची प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन होगा? तो इसका आंसर है आपका भारत। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा भारत। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बताई कि रीजनिंग का आंसर बताऊंगी। रीजनिंग मुझे आती है बट यही प्रॉब्लम है कि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकती। यहाँ पे आंसर बता दूंगी और मैथ मेरी उतनी अच्छी है नहीं जो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूंगी। हाँ, बट आप लोगों को जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को टेलीग्राम पे समझा के आपको वहाँ पे हम टैग कर दें। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। वैसे मैथ तो आप लोगों का वैसे भी बहुत अच्छा है, आप लोग कर ही लीजिएगा। 79 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का आंसर डी है एंड 81 का हो जाएगा सी। 81 का सी है। 82 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। 82 का डी हो जाएगा, है ना, डी ही होगा इसका आंसर, आप लोग निकालिएगा। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है और 83 का आंसर मैं आपको बता दूं। 83 का तो ये बी हो जाएगा 10%। 84 का सी हो जाएगा 2500। 85 का बी हो जाएगा। 86 का ए हो जाएगा ए 4.6 मीटर। 87 का हो जाएगा बी और 88 यहाँ पे देख रहे हैं आप, 88 नंबर प्रश्न है और वाट के जगह पे आपको बताना है। तो 88 नंबर प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं आंसर होगा और 89 नंबर प्रश्न का आंसर है डी। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न जो कि रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर बी है। 91 का भी आंसर बी है और 92 नंबर प्रश्न है आपका व्याकरण का और इंग्लिश का, इसे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अच्छा व्याकरण के लिए मैं आपको बता दूं कि व्याकरण वाले जो स्टूडेंट हैं वो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेंगे कि एसपीडी का हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है स्पेशली हम एसपीडी बुक कवर करवाए हैं जो कि व्याकरण का है और वो पार्ट 1 मास्टर वीडियो हम अपलोड किए हैं और पार्ट 2 आपका कर देंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो वहाँ अगर आप लोग वीडियो देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम मज़ा आ जाएगा बनाने में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप भला तो जग भला, यह एक मुहावरा है। वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सर्वनाम है? आप भला तो जग भला का मतलब ये होता है कि आप जैसे होते हैं ना दुनिया के बारे में भी वैसे ही सोचते हैं, है ना, दूसरे लोगों के बारे में भी वैसे ही सोचते हैं।
तो यहाँ पे जो आप आ रहा है ना, ये नीचवाचक आ रहा है, नीचवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीचवाचक। आप, मैं, स्वयं, यानी कि जो चीज़ खुद के लिए हो, स्वयं के लिए, उसको हम कहते हैं नीचवाचक, है ना। अच्छा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है और निश्चयवाचक क्या होता है? देखिए, निश्चयवाचक वो होता है कि जिस काम को आप करते हैं उस चीज़ काम का जो है कोई अंत होना चाहिए, कोई पता होना चाहिए। जैसे आप मुझे चावल खानी है, तो ये पता है कि आपको चावल खानी है। और अनिश्चयवाचक जिसमें पता ना हो, जैसे मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है, क्या पता चल रहा है? बस कुछ भी खाना है, अनिश्चय है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उल्लास, तो उल्लास का हो जाएगा उत्तजोर लास, उत्तजोर लास, ऑप्शन नंबर ए संधि विच्छेद है। निम्न शब्द के उपयुक्त समास का चयन कीजिए। समास, सुख दुख। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका बन रहा है सुख और दुख। अगर ये चिन्ह नहीं होता ना, ये चिन्ह नहीं होता तो आपका यूँ आपका जो है वो चीज़ बदल जाता, कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीच में जो ये साइन लगा हुआ है ना, इसके लिए यहाँ पे जो आपका समास हो जाएगा सुख और दुख, सुख दुख। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है सुख और दुख। और यही प्रश्न जो इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा गया था एसडीएफएसओ के एग्ज़ाम में, एसडीएफएसओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो था गुरु दक्षिणा, यही ना। तो उसमें जो है इस चीज़ का लोप था, इसीलिए वो कर्मधारय समास, सॉरी कर्मधारय कहते अव्ययी भाव समास था, सॉरी कर्मधारय बोल दी, अव्ययी भाव समास था। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना ये आपका मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है। काफ़ी बार ये गांव में शब्द ये सुनने को मिलता है। इसका मतलब होता है जलन, ईर्ष्या, जल, ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पर सांप लौटना। ठीक है, चलिए अब आपका आता है इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन में दिया है कि इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम्स या फ्रेज टू। यहाँ पे आइडम्स फ्रेज दिया हुआ है और इस आइडम्स फ्रेज का जो एकदम परफेक्ट मैच है वो आपको बेस्ट एक्सप्रेस होगा, वो आपको बताना होगा। देखिए, टू हैव एन इचिंग पलम, इसका मतलब होगा कि आपके हाथ में खुजली होना। तो जब हाथ में खुजली होता है तो क्या कहते हैं, कहीं से पैसा आने वाला है ना। ऐसे भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो टू बी ग्रीडी फॉर मनी, टू बी ग्रीडी फॉर मनी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे सबट्रैक्टेड एक वर्ड दिया हुआ है, सबट्रैक्टेड, और इसका आपको अपोजिट यानी कि विलोम शब्द बताना है, विलोम। तो देखिए, सबट्रैक्टेड का मतलब होता है कि किसी वस्तु के मतलब दो समान को एक दूसरे से कम करना, यानी घटाना। किसको बोलते हैं? घटाना बोलते हैं, है ना, जिसको माइनस बोलते हैं अपने लोग। तो इसका जो आपको एग्जैक्ट मीनिंग होगा, सेम वर्ड आपको बताना है, सॉरी अब विलोम शब्द बताना है। तो सबट्रैक्टेड मतलब घटाना, तो यहाँ पे तो ऐड होना चाहिए, है ना। तो ऐड जैसा ही शब्द आपका एडजॉइंट है, यानी जोड़ना, है ना, जोड़ना, एडजॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। सेपरेटेड का क्या मतलब होता है? तो सेपरेटेड का मतलब याद रखिएगा, सेपरेटेड का मतलब हो जाता है अलग होना, सेपरेट का मतलब अलग होना। रीकैप, रीकैप का मतलब होता है कठिनाई या फिर लोकप्रिय। और एनिहिलेटरी, एनिहिलेटरी का मतलब हो जाता है विनाश। क्या होता है? विनाश। तो ये भी आपका नहीं होगा, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, इसका जो सेम मीनिंग है वो आपको बताना है, इसमें से सेम मीनिंग, है ना। तो जैसे आप पर्यायवाची बोल सकते हैं हिंदी में, उसी तरीके से इंग्लिश का ये सेम मीनिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है एक्सप्लिसिट, क्या है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का जो हो जाएगा ऑप्शन दिया है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है दोस्तों, नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, धुंधला होता है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं परफेक्ट मतलब उत्तम। उसके बाद नेक्स्ट है बोग। बोग जो है, बोग का मतलब होता है फैशन। बोग का मतलब फैशन या फिर प्रचलन जो चलता है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष। तो इसमें जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लिसिट, सॉरी एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट, मैं अलग प्रोनाउंसिएशन कर रही थी, एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट। और इस एक्सप्लिसिट का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूटेड दैट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे एक आपका जो है मतलब मीनिंग दिया हुआ है, डिफिनीशन एक तरह समझ लीजिए, और उसका एक शब्द बताना है आपको,
हिंदी में कहते हैं ना अनेक शब्द के एक शब्द, वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, आ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग, तो जिसमें जो है एक कुत्ता को रखा जाता है, जो मतलब शेल्टर मतलब होता है शिकारी से बचने के लिए ना, हाँ, तो उसको कैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केनल बोलते हैं। डेन क्या होता है? डेन जिसमें बाघ वगैरह रखता है, गुफा, मिट्टी के अंदर होता है गुफा। बर्न्स, बर्न की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो वर्न्स का मतलब होता है, वर्न्स मैं आपको बताना चाहूँगी, वर्न्स का मतलब होता है, हाँ, वर्न्स का मतलब होता है कि जो खेत में जो बना होता है, जैसे भूसा वगैरह रखने के लिए खलिहान वगैरह जो होता है ना, जिसमें कि बहुत सारे लोग जानवर को भी रखते हैं, घास भूसा भी रखते हैं, उसको बोलते हैं वर्न्स। और हैंगर क्या होता है? तो हैंगर जो होता है जिसमें आपको विमान वगैरह रखा जाता है, विमान वगैरह रखने के लिए जो बड़ी बड़ी इमारत बनाई जाती है उसको कहते हैं हैंगर। तो आंसर ए हो जाएगा कैनल, केनल। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है कि अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्डेड विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे जो सेलेक्ट ऑप्शन है, इस सेंटेंस को देख के आपको यहाँ पे फिल करना है। दिया है ए पेयर ऑफ यूरेशियन जायज डैश ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। तो एक पेयर ऑफ यूरेशियन था जो कि कल जंगल में उड़ गया, उड़ा दिया गया या फिर उड़ गया, फ्लॉन हो जाएगा इसका आंसर, फ्लॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे आपका जो है ये सेट आपका समाप्त होता है, सेट नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेट कैसा लगा, और रेगुलर चाहिए आप लोगों के सेट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा ज्ञान बिंदु का, ये डाला हुआ है, लेकिन हिंदी इंग्लिश कोई नहीं बताते हैं, मैथ सब स्किप करते हैं। तो मेरे पास तो मजबूरी है, मैं बता देती मैथ रीजनिंग को, मेरे पास मजबूरी है इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ। बट कोई नहीं, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा प्रॉब्लम को, ज़रूर मैं सॉल्व करूँगी और टेलीग्राम पे बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, आप बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, उसका हम टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं, टेस्ट 2 है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सारे का आपको हम जो है डिस्कशन प्रोवाइड करवाते हैं, सिवाय मैथ रीजनिंग को छोड़ के। मैथ रीजनिंग मैं आपको पहले बता चुके हैं ऑलरेडी, मेरे साथ प्रॉब्लम है इसलिए हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है। पहला प्रश्न है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगन की अगर बात किया जाए तो आप सभी जानते हैं कि कालीबंगन जो है वो गंगा नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सिंधु नदी की बात किया जाए तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो है। कौन है? मोहनजोदारो है सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो है सिंधु नदी के किनारे। कोटदीजी है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर अगर पूछा जाए तो रावी नदी के तट पर आपका हो जाएगा हड़प्पा, हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है। भोगबा, भोगबा की अगर हम बात करें तो लोथल जो गुजरात अहमदाबाद ज़िले में है, ये आपका भोगबा नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक कौन सा चिन्ह है। तो गृह त्याग का प्रतीक आपको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका कमल एवं सार, चक्र, पीपल, घोड़ा। आंसर हो जाए, देखिए गौतम बुद्ध के घटना में गृह त्याग, सबसे पहले अगर हम कमल एवं सार की बात करें दोस्तों, कमल एवं सार ये उनके जन्म का प्रतीक है। किसका? जन्म का प्रतीक है। ठीक है, घोड़ा का प्रतीक गृह त्याग है, घोड़ा का प्रतीक गृह त्याग है, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद ज्ञान का प्रतीक आपका पीपल है, ज्ञान पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। और चक्र की बात करें तो ये प्रथम उपदेश का है, प्रथम उपदेश का। मृत्यु का स्तूप है उनका, निर्वाण का पद चिन्ह है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और पीपल जो बोधि वृक्ष है वही है। ठीक है, बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहा जा रहा है कि, एक मिनट, चोल वंश के किस शासक ने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी। तो गंगेटकोट चोल की उपाधि धारण किया था राजेंद्र प्रथम। किसने धारण किया था? राजेंद्र प्रथम ने जो है वो गंगेट चोल की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। तो हरिहर और बुक्का विजयनगर का संस्थापक था, और इसने जो है अपना विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। ये दोनों भाई था, और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था विद्यारण्य से जो है आशीर्वाद लेकर, विद्यारण्य से आशीर्वाद लेकर। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था।
तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो शिवाजी के आचरण पर प्रभाव था वो था आपका गुरु रामदास का। किनका? गुरु रामदास का। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? तो पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारी कोठी जो खोली थी वो कहाँ खोली थी? कोच्चि में खोली थी। कहाँ पे? कोच्चि में खोली थी। आंसर आपका जो है वो 6 का ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी 1823 में। लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? तो वो थे आपके WC बनर्जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे WC बनर्जी जो चुनाव हार गए थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक NM जोशी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे NM जोशी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? एक मिनट, भारतीय राष्ट्रीय पूछा गया आपसे, आंसर इसका गलत दिया हुआ है। पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, सॉरी मैं बार बार कंफ्यूज कर रही हूँ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, भारतीय महिला नहीं पूछा गया है। भारतीय, अगर भारतीय महिला पूछा जाता तब सरोजनी नायडू लगाते, लेकिन पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट। बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा, मेरा ध्यान भटक गया था, इसके चक्कर में क्वेश्चन जो है मैं समझ रही थी कि भारतीय लगा हुआ है ना। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? बहुत बार इस प्रश्न को जो है हम डिस्कस किए हैं। फ्रांस एवं प्रसा, प्रसा वर्तमान में कौन? जर्मनी। इसके बीच जो सेडान का युद्ध हुआ था ये 15 जुलाई 1870 को हुआ था। 15 जुलाई 1870 को। निम्नलिखित जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? तो जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था वो था आपका मार्टिन लूथर। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्तोनिया की राजधानी ताल्लिन है। कहाँ पे? ताल्लिन है। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी जो है दोस्तों यह आपका क्यूशू द्वीप पर स्थित है। नागासाकी क्यूशू द्वीप पर है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता? तो भारत जो है अपने बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? तो बारालाचा दर्रा जो है दोस्तों, बारालाचा दर्रा यह आपका है कहाँ पे? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में जब वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है दोस्तों ये लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, किसके कारण? लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बैरकपुर में है। कहाँ पे है? बैरकपुर में। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित मतलब कि शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करती है? तो वह एकमात्र राज्य है नागालैंड जहाँ पे कोई भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, नागालैंड में। संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा झंडा को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो है झंडा को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित हैं तो उनके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेगा। आर्टिकल 65। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। कौन है? सैंडल पीक। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है ये चेमयुंगडुंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयुंगडुंग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर।
सबसे लंबा तक अवधि की एक विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर सबसे लंबे अवधि तक एक विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछा गया है तो ये 30 वर्ष है राज्यसभा के लिए। लोकसभा के लिए 25 है। किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? यानी जो वोट डालने की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, अब उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया। यह संविधान संशोधन आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61st संविधान संशोधन के तहत जो 21 वर्ष आयु थी आपका वोट डालने का, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदात्मक जो शासन प्रणाली है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संसद का जो भी क्रिया है वो आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है? सहकारी समिति की चर्चा, तो सहकारी समिति की चर्चा है आपका भाग 9 के ख में। भाग 9 के ख में सहकारी समिति की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह जो होता है ये आपका 2.5 लाख रुपया होता है। कितना? 2.5 लाख, 2,50,000। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? तो भाषाई आधार पर राज्य को दर्जा दिया गया था सबसे पहले आंध्र प्रदेश को। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके समय में, और यह शुभारंभ किया गया था आपका याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1959 को, 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी थी। 34 नंबर प्रश्न है कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सी है? तो प्रथम प्रायोजित सीरियल जो है वह हो जाएगी आपकी हम लोग। कौन है? हम लोग। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप को जीतने वाला जो देश था वो था आपका उरुग्वे। कौन था? उरुग्वे। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट यह एक गुप्तचर संस्था है चीन की। किसकी? चीन की। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से पंडवानी का संबंध छत्तीसगढ़ से है। यक्षगान कहाँ का है दोस्तों? कर्नाटक का। यक्षगान कर्नाटक का है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 39। निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। 5 खिलाड़ी होते हैं। किसमें? बास्केटबॉल में जो है वो 5 खिलाड़ी होते हैं। आगे है आपका, अच्छा इससे पहले जरा जान लीजिए कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो 7 होती है वाटर पोलो में। ठीक है। फुटबॉल में कितना होता है दोस्तों? तो अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, हॉकी, सभी में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। और बास्केटबॉल में तो आपने देख ही लिया, बास्केट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, तो 39 का आंसर भी हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बेसबॉल में बता दूं तो बेसबॉल में भी 9 ही होता है, खो खो में 9 होता है, बेसबॉल और खो खो दोनों में 9 होते हैं, पोलो में 4 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40 का आपका बी, 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। एसेज ऑन द गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। निम्न में कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यानचंद्र पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ग्रेमी नहीं दिया जाता है, पुलित्जर नहीं आता, ज्ञानपीठ हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वप्रथम गहन परिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गहन परिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट नेश ने किया था। किसने? अर्नस्ट नेश ने किया था।
असत्य कथन का चयन करें। क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करें। हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब सत्य है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सत्य है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र सत्य है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल गलत है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका महाराष्ट्र के अमरावती में, कहाँ पे? महाराष्ट्र के अमरावती में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? बीमा क्षेत्र में सुधार से जो हो जाएगा वो है आपका डी मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। आगे देखते हैं 46। प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया? तो इसे प्रतिपादित करने वाले थे B.S. मिन्हास। प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को B.S. मिन्हास ने प्रतिपादित किया था, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो HPCL का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। निम्न में कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? तो सबसे ये मुद्रा का M1, M2 और M3, M4 ये सभी मुद्रा का टाइप है। तो जो सबसे ज़्यादा तरल है वो मुद्रा है आपका M1, सबसे ज़्यादा तरल है M1, कैश जिसको बोलते हैं, कैश। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? तो इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किया गया 1985 से 86 में, 1985 से 86 में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन है। क्या है? ल्यूमेन। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो है आपका विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सयानता। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सयानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो सयानता का गुण जो पाया जाता है यह आपका गैस एवं द्रव में सयानता का गुण पाया जाता है। गामा किरणें का खोज किसने किया था? तो गामा किरणें का खोज किया था पॉल बिलियार्ड ने। किसने? पॉल बिलियार्ड ने। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्वनि के एक माध्यम से दूसरे में जाने पर जो परिवर्तित नहीं होता है वो है उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो औसतन इसमें 1.28 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को परावर्तित होकर पृथ्वी तक आने में, औसतन 1.28 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है 56। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग आपका पूछा गया है कि नहीं है, तो इसमें से आपका नहीं हो जाएगा पीला। गलत लिखा हुआ है, पीला ऐसे होगा, नीला ऐसे होगा, है ना। पीला जो है आपका प्राथमिक रंग नहीं है, आंसर डी। बाकी लाल, नीला, हरा सभी है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड ने किया। किसने? ऑस्टेड ने किया, है ना। ऑस्टेड ने, इनका नाम पूरा है ओ ऑस्टेड। ओ ऑस्टेड कहीं कहीं भी लिखा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? तो रक्त के थक्के का पता लगाने में जिस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है वो है आपका सोडियम 24। सोडियम 24 का। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? तो अगर पीरियडिक टेबल में उसके वर्ग से ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो उसमें से जो उसका परिवर्तित होता है वो परिवर्तित उसका परमाणु का आकार होता है। परमाणु का आकार 59 का आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर है रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना? 7.4। प्रकृति रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि सल्फर होगा। मैं बता दूं कि कार्बन आपसे सिर्फ पूछा गया है कठोर बनाने में। अगर आपसे पूछा जाता कि कठोर मजबूत यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग वाल्वनीकरण बोलते हैं, अगर यहाँ पे वो लगा रहता या फिर कठोर मजबूत बोला जाता तो आप सल्फर का टिक करते। इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपसे ये सिर्फ पूछा गया है कि प्रकृति रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है, देखिए पढ़िए तो डीपली क्लियर, पूरा अंदर से क्लियर कीजिए उस चीज़ को, ऊपर ऊपर मत पढ़िए, है ना। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है।
कॉपर सल्फेट और नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O को कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा कहा जाता है। आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो आनुवांशिकता शब्द दिया था विलियम वॉटसन ने। सबसे पहले विलियम वॉटसन ने आनुवांशिकता शब्द को दिया था। ठीक है। आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू जो हो जाएगा वो आलू है आपका उदाहरण कंद का। निम्न में कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? तो पादपों में लचीलापन पाया जाता है, इसका रीजन हो जाएगा आपका स्थूल कोण। स्थूल कोण ऊतक के कारण पादप में लचीलापन होता है। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, केचुआ, जोंक, नेरिस किस संघ में पाया जाता है? जानते हैं केचुआ उभयलिंगी होता है ना। केचुआ, जोंक और नेरिस किस संघ में पाया जाता है? तो ये सभी पाए जाते हैं आपके एनेलिडा में। केचुआ, जोंक और नेरिस एनेलिडा संघ में पाए जाते हैं। निम्न में किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना एंटीजन A होता है ना B होता है। ये सबको दिया जा सकता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन। 70 नंबर प्रश्न देखिएगा कि टाइफाइड बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो बीमारी है यह प्रभावित करता है आंत को। किसे? आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न कि रियाना वरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो रियाना वरनाबी के बारे में पूछा गया। ये सऊदी अरब की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में जाने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं उनके द्वारा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? आंसर है इसका अमृत धरोहर योजना के तहत। अमृत धरोहर योजना के तहत जो दलदली और गैर उपजाऊ जमीन है उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो है वो जोर दिया जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो कार्बन स्टॉक सबसे अधिक पूछा गया है वन और वृक्षों के का, तो ये सबसे ज़्यादा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और वृद्धि भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? आप याद करके बताइएगा कहाँ से ज़्यादा वृद्धि हुई, किस राज्य में? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कीर्ति सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो शिवशंकरी की उनकी कीर्ति सूर्यवंशम के लिए जो है उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान दिया गया 2022 में। इसकी भाषा है आपका तमिल भाषा। कौन सी भाषा? तमिल भाषा। दोस्तों 76 से लेके कुछ आपका रीजनिंग मैथ के प्रश्न आंसर बता देती हूँ, बना लीजिएगा। जो प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, नहीं बने, वो क्वेश्चन का आप लोग क्वेश्चन जरूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर, और मैं उसे बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है। 76 का देखिएगा आंसर तो हो जाएगा 76 का ए है, 77 का भी ए है, और 78 नंबर प्रश्न है बी। देखिए आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो बोर्ड आएगा हमारे पास, फिर हम आप लोगों को मैथ और रीजनिंग भी बताया करेंगे हर प्रैक्टिस सेट को। ठीक है। डीपली हम जो है वो आप लोगों को सेट जो है बताया करेंगे। 79 का फिर हो जाएगा आपका बी। 80 का हो जाएगा ए 7.5 मीटर। 81 में हो जाएगा बी, इधर आंसर है बी, 81 का बी। एंड 82 देखिएगा तो 82 का हो जाएगा सी। 83 का है ए, 84 का है बी, एंड 85 का डी। 86 रीजनिंग का प्रश्न है, बना लीजिएगा, इजी है ये। 86 का डी हो जाएगा। 87 का भी बी है, बी। और 88 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 89 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। और 90 नंबर प्रश्न आपका यहाँ से अब स्टार्ट होता है व्याकरण और इंग्लिश, इसे हम बताते हैं। 10 प्रश्न आपको इंग्लिश और
हिंदी है। निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रजनी रात्रि का ही पर्यायवाची है, बिहारी रात्रि का ही पर्यायवाची है, बिहारी भी। उसके बाद समीर, समीर नहीं होगा, समीर जो है ये हवा का है, हवा पवन ये सभी आपका समीर हो जाता है इसका पर्यायवाची। निशी भी रात्रि का ही है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो इसका होगा अनुजोरेशन। आंसर डी में दिया हुआ अनुजोरेशन। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? देखिए बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास वो होता है जिसका ना कि प्रथम पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता है और दोनों से मिलकर एक नया शब्द जो है जन्म लेता है, नया शब्द। तो ऑप्शन आप देखिएगा ना तो बिना पानी, बिना पानी जो है आपका ये आपका बहुव्रीहि समास है। क्या हो जाएगा? बिना पानी बहुव्रीहि समास है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा आपका क्या है? बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, बचपन हो गया, लड़कपन हो गया, गुस्सा, प्यार, ये सब आपका भाववाचक क्या है? कौन सा संधि है? सॉरी संज्ञा है, भाववाचक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा प्रत्यय, प्रत्यय की बात करें तो जो शब्द के अंत में आकर शब्द रूप बनाता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। तो प्रत्यय आपसे पूछा गया सावधानी, नी ई आपकी आया, दीर्घी की जो मात्रा है आपका यही आपका प्रत्यय है, ई की मात्रा। चलिए अब आपका इंग्लिश का आ गया है, इंग्लिश बना लेते हैं। अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करके यहाँ पे भरना है। दिया है कि अप द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नोक्ड हर डाउन। ये कहना ये चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि कार चला रहे व्यक्ति ने पहियों पर नियंत्रण रखा और उसे गिरा दिया। ये सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो नियंत्रण रखा और गिरा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा, लॉस्ट है ना, लॉस्ट मतलब खो गया या फिर गिरा दिया, यही हो जाएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द, एक मिनट आंसर चेक कर ले इसका 95 का जरा, हाँ सही है सी। नेक्स्ट प्रश्न है 96, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन किया हुआ है आपका चैलेंज, इसका आपको साइनो बताना है। सेंटेंस पढ़िए जरा क्या है? मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ। यानी इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहो, ठीक है। चुनौती, यहाँ पे आपके लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, चैलेंज, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिलेटेड शब्द बन रहा है। कैरी मतलब क्या होता है? सामान ढोना या उठाना, पकड़ना है ना, ले जाना, ये आपका कैरी हो जाता है। अप्रूव का मतलब क्या था? स्वीकार करना। प्लेस स्थान होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनेम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब एंटोनेम बताना है आपको। और क्वेश्चन क्या है? केयरलेस इसमें है, आपको इसको बताना है। द आर्म्स एंड लेग्स ले इन अ केयरलेस वे, द आर्म्स एंड लेग्स ले इन अ केयरलेस वे। तो यहाँ पे जो केयरलेस है इसका आपको एंटोनेम बताना है। तो देखिए फॉरगेटफुल का मतलब होता है भूलने वाला, निगलेक्ट का मतलब होता है जिसको आप मतलब क्या बोलते हैं, निगलेक्ट करना, मतलब जिस पे आपका ध्यान ना जाओ, कोई सामने इग्नोर करना एक तरह से। अनसेफ, अनसेफ का मतलब आप कह सकते हैं असुरक्षित, है ना। और विजिलेंट का होता है सतर्क, विजिलेंट आपका सतर्क हो जाएगा। तो यही जो आपका आंसर हो जाएगा 97 का, वो विजिलेंट ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सतर्क। केयरलेस, सतर्क। नेक्स्ट प्रश्न है 98, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूएट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे क्या दिया है कि द यंग ऑफ अ फ्रॉग, द यंग, क्वेश्चन क्या है? द यंग ऑफ अ फ्रॉग, यानी कि जो मेढक का बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेढक का बच्चा आप देखे होंगे कि जो नदी वगैरह में बहुत छोटा छोटा सा लगेगा, छोटा सा मछली घूम रहा है, इस तरीके से बहुत पतला सा घूमते रहता है, उसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं। तो मेढक के जो बच्चे होते हैं उसको टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैडपोल। तो द यंग ऑफ फ्रॉग यानी कि मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? टैडपोल कहते हैं। किटेन क्या होता है? बिल्ली के बच्चे को किटेन कहा जाता है। पप, पप जो होता है आपको ये पप कहा जाता है पिल्ला को, पिल्ला को पप कहा जाता है।
एंड एंटीलोप का मतलब हो जाता है, एंटीलोप आप बोलते हैं उसको मृग, मृग को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आता है 99 नंबर। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स एंड फ्रेज। यहाँ पे आइटम्स फ्रेज दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो आपको चूज करके बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि वैसा जगह जिसे आप नहीं देख सकते, ऐसा क्षेत्र जिसे कोई नहीं देख सकता है, ऐसा जगह को बोलते हैं आप ब्लाइंड स्पॉट। तो ऑप्शन क्या है, ए पर्सन हु ब्लाइंड, किसी आदमी का कोई आदमी अंधा है, नहीं, ये नहीं होगा। अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड, ये भी नहीं होगा। अ पर्सन विथ नो इमोशनल फीलिंग, ये भी नहीं होगा कि किसी आदमी के पास इमोशनल फीलिंग नहीं है। An area in your range of vision that you cannot see properly, yes यही होगा। An area in your range, ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र जिसे कोई नहीं देख सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो आपका रेफ्लेसिया हो जाएगा, बड़ा। सबसे छोटा आपका बुल्फिया हो जाएगा, छोटा सबसे बुल्फिया हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा पूछा गया तो बी आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो टेस्ट नंबर 2 था समाप्त हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं। तो ये रहा आपका 3 नंबर, देख लीजिए यहाँ पे 3 नंबर सेट है, इसे भी हम देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, पहला प्रश्न क्या है जरा इसे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो चारों आश्रम की उल्लेख की अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएगा जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में चारों आश्रम का जो है उस उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ आने वाला लेखक में से नहीं है। तो सिकंदर के आने वाले निर्याकस, अंटियोसेक्रेटस, अस्ट्रियोबुलस था, मेगास्तनीज। इसका आंसर मेगास्तनीज हो गया। सिकंदर के साथ मेगास्तनीज नहीं आया था। महापुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो महापुराण की संख्या कितनी है दोस्तों, 18 है। महापुराण की संख्या कितनी है, 18। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि विभाग से संबंधित पूछा गया है, तो इसमें से आपका दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित है। दीवान ए कोही कृषि विभाग से। निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। तो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक था। मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया। तो मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किया था सादुतुल्ला खान ने। किसने, सादातुल्ला खान ने। तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कर्नवालिस था। कौन था, कर्नवालिस। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था। तो भगत जवाहर मल का संबंध हो जाएगा आपका कूका आंदोलन से। कूका आंदोलन संबंध भगत जवाहर मल का है। नेक्स्ट है 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था। तो इलाहाबाद से 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे लियाकत अली। कौन थे, लियाकत अली थे। किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह स्टेटमेंट कर्जन का था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया। तो ये किया गया था आपका 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई थी। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां हैं। तो द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन यह दोनों कृतियां हैं माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेला जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है ना। असत्य कथन का चयन करें। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। बिल्कुल कथन आपका जो है ये सत्य कथन है। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ, सही है सप्तवर्षीय युद्ध। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, गलत है। एलिजाबेथ का जो संबंध
ट्विंडर राजवंश से। किससे? ट्विंडर राजवंश से है, ना कि स्टुअर्ट राजवंश से। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा हो जाएगा? मरकरी। सबसे पास का है मरकरी। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हो जाएगा कौन? बुध, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल बिल्कुल सही है। असत्य मिलान का चयन करें। यहाँ पे दिया हुआ है महाद्वीप और उसकी पर्वत चोटी। उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले सही है। दक्षिण अमेरिका में ओजस डेल सलाडो सही है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियस्को सही है। यूरोप माउंट किलिमंजारो, ये गलत है ना, ये गलत है आपका। यूरोप में नहीं है किलिमंजारो। कहाँ पे? इटली में। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारत का जो स्टैंडर्ड मैरीटाइम टाइम है ये आपका गुजरती है 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन सा है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 5 राज्य हो गया। झारखंड से नहीं गुजरती। आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं बनाती है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है वो है असम। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है वो नदी है यंगप्पा दर्रा से होकर। किससे? यंगप्पा दर्रा से होकर। वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो वृद्ध हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जानते हैं? तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, एक मिनट। निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? तो चूलिया आपका चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। बी आंसर है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा जो होती है यह उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण? आंसर इसका हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का आंसर, एक मिनट, हाँ सही है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपात किस राज्य का है? तो केरल का है, फिर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर मणिपुर का। आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। निम्न में कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर अवस्थित परियोजना है वो हो जाएगा आपका सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है। सरहिंद। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव संसाधन तथा सतत संसाधन कहाँ अवस्थित है? तो जैव संसाधन और सतत विकास संसाधन यह जो स्थित है आपका इम्फाल में। कहाँ पे? इम्फाल में। आंसर इसका सी हो गया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिला था भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1919, बी आंसर। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो अभी पिछले सेट में बताए थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है इसमें न्याय की चर्चा है। जो न्याय आपका 3 प्रकार का न्याय है। 3 प्रकार का न्याय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 से 30 में। निम्न में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है, एक मिनट, उसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है। तो एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं, फिर नहीं भूलिएगा आप। याद रखिएगा कि यूपी में जम के आम बिकते हैं। इस ट्रिक को याद रखिएगा। यूपी में जम के आम बिकते हैं।
अब देखिए विधान परिषद कहाँ कहाँ है, तो विधान परिषद यूपी से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। जम से याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, जम से जम्मू कश्मीर। आम से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। बी से याद रखिएगा बिहार, बी से बिहार याद रखिएगा। और ते से याद रखिएगा तेलंगाना, तेलंगाना। तो इस सभी जगहों पे कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद हैं। तो ऑप्शन आप बता दें यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में नहीं होगा है ना, महाराष्ट्र में नहीं होगा। तो आंसर आपका 31 हो जाएगा फर्स्ट, 31 का फर्स्ट हो जाएगा। 1 मिनट, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पे, तमिल, 1 मिनट, हाँ एक छूट गया यहाँ पे, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं होगा, तेलंगाना हो जाएगा। सॉरी मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई। महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तेलंगाना होगा ना कि तमिलनाडु होगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी कर गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत। 33 नंबर, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो राज्यसभा के सदस्य वाले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। देखिए नेक्स्ट है 34 नंबर, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ा गया। नमक, याद होगा आपको, नमक एक ट्रिक है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया। तो यह संविधान संशोधन आपका हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नमक को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। निम्न में से किस समिति को प्रांकलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं, तो प्रांकलन समिति के जुड़वा बहन कहते हैं लोक लेखा समिति को। किसको कहते हैं, लोक लेखा समिति को। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 3 बार होती है। कितनी बार, साल में 3 बार। एक पेटा में 10 का कितना घात होता है, तो एक पेटा में 10 का घात अगर पूछा जाए तो 10 का घात 15 होता है एक पेटा में, 10 का घात 15। संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जी का मान महत्तम कहाँ होता है, तो जी का मान महत्तम पूछा गया वो ध्रुव पर होगा। किस पे, ध्रुव पे। बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है, तो जब धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, लेकिन जब अचानक गिर जाएगा ना तेजी से तो उसमें क्या होता है कि बहुत भयानक आंधी तूफान आने की संभावना होती है। ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है, तो इसे विवर्तन, ध्वनि अपने विवर्तन गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है। निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है, तो वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है आपका ऐसा यंत्र है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर, उत्तल दर्पण। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन नंबर बी, आंशिक आश्वन विधि द्वारा। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल जो है वो आंशिक आश्वन विधि द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, हाँ सही है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है 45, एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं, तो एवोगाड्रो संख्या जो दिया हुआ है इसमें से आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगाड्रो संख्या है। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस की नियत के मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह है आपका बॉयल के नियम में। किसमें, बॉयल के नियम में। लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है, तो लेंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या जो है यह आपका 57 से 71 तक आता है, 57 से 71 तक। नेक्स्ट प्रश्न,
धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा, Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर सी धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है। पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? तो पत्ती का रंग पीला जो होता है, इसमें वर्णीय लवक कौन सा होता है? तो ये वर्णीय लवक आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है, कैरोटीन के कारण, आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो गंजापन टेनिया केपेटिस के कारण, टेनिया केपिटिस के कारण जो है गंजापन होता है। नेक्स्ट है पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ की छाल पर जो लाइकेन उगते हैं उसे कहा जाता है आपका कोर्टिकोलस। क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस। 51 का आंसर ए हो जाएगा। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन के कार्य की इकाई को कहा जाता है सिस्ट्रॉन। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी नर जननांग है? तो पुष्प का जो भाग पुरुष यानी नर जननांग होता है वो है आपका पुमंग। कौन सा है? पुमंग। पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो पौधे का फूल खिलने वाला हार्मोन कहा जाता है फ्लोरोजेंस को। किसको? फ्लोरीजेंस को। निम्न में कौन मेटाथेरिया का उदाहरण है? तो मेटाथेरिया का उदाहरण कंगारू है। क्या है? मेटाथेरिया का उदाहरण कंगारू है। मनुष्य में कुल कितने कृदंत दांत पाए जाते हैं? कृदंत दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कृदंत दांत जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं, 2 एक साइड, 2 ऊपर 2 नीचे। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के यकृत से होता है, लीवर से, हिपैरिन। 58 नंबर मैथ का प्रश्न है, बना लीजिएगा। दिया है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर होगा, बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जैविक विविधता दिवस मनाते हैं आपका 22 मई को। 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च जल दिवस। निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। कहाँ है? नोम पेन। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? तो 61 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो इटली और ईरान, यही ना, इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन ग्रीन बुक हो जाएगा। कौन सा बुक हो जाएगा? ग्रीन बुक। व्हाइट बुक जो है वो पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का सरकारी रिपोर्ट है। व्हाइट कौन कौन? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का व्हाइट बुक पूछे तो, अगर वो आपसे व्हाइट पेपर पूछे, व्हाइट पेपर अगर पूछे तो याद रखिएगा ब्रिटेन भारत सरकार का हो जाएगा, है ना। और ऑरेंज बुक है नीदरलैंड सरकार की, ऑरेंज नीदरलैंड। और ब्लू बुक हो जाएगा ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। निम्न में से कौन मलेशिया समाचार एजेंसी है? मलेशिया का समाचार एजेंसी है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि मलेशिया का समाचार एजेंसी कौन सा है इसमें से? तो इसमें से मलेशिया का समाचार एजेंसी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, बरनामा। बरनामा जो है आपका मलेशिया का समाचार एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? 63 नंबर। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर पूछा गया है तो वो हो जाएगा आपका टोक्यो, जापान का। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष है। कौन है? अश्व घोष। 65 नंबर प्रश्न इधर देखिएगा। इंपेरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो इंपेरियल पैलेस जो है दोस्तों ये जापान में, इंपेरियल पैलेस। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आसान है, अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। केंद्रीय सड़क संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है यह स्थित है आपका
नई दिल्ली में। कहाँ पे है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किया गया था 1861 में, 1861 में। आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम को। किसे? टी प्रकाशम को। आंध्र केसरी। उषा थोराट समिति का संबंध किससे है? तो उषा थोराट समिति का संबंध देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है, वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने से। 71 नंबर प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? तो दादाभाई नौरोजी जब प्रथम प्रति व्यक्ति आय निकाले थे तो उन्होंने बताया था 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। कितना? 20 रुपया। 72 देखिएगा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। किसको? साइमन कुजनेट्स को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था, इसे याद रखिएगा, 1975 में। 1975 में। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत पहली बार दिया था, वो थे कार्ल मार्क्स। कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स। दोहा कतर में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी ने। फरवरी 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कांगो फरवरी में किया है। फरवरी में कांगो गणराज्य। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? आपको बताना है कौन सम्मिलित है। तो इसमें दिया है नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। सभी आपका सम्मिलित है। आंसर डी हो जाएगा। 78 देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 7वें धर्मधम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है भोपाल में। कहाँ पे किया गया? भोपाल में। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। 80 से 20 तक आपका रीजनिंग और मैथ 10-10 है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। आंसर बता देते हैं। 80 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 81 नंबर प्रश्न है और 81 कह रहा है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? तो वो तो ओरल ही बता सकते हैं। आंसर 15 हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का आंसर डी है। 83 नंबर प्रश्न का आंसर ए है। 84 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 85 नंबर प्रश्न का आंसर ए है। 86 नंबर प्रश्न का आंसर सी है। 87 नंबर प्रश्न का आंसर 87 का ए। और 88 नंबर प्रश्न है और 88 का आंसर हो जाएगा डी। डी होगा यहाँ पे डी। 6:4:3। एंड देखिए नेक्स्ट 89 का आपका हो जाएगा सी। और 90 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए 51। अब आता है 91 से लेकर 100 तक में आपका इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन है। इसे जरा देख लेते हैं। क्या है कि अंत तोगत्वा का आपको बताना है कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद अंततः गत्वा हो जाएगा। अंतः गत्वा इसको पढ़ते और अंतः गत्वा हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची तो पंकज भी होता है, पूछा गया है इसमें से, लेकिन इसमें से पूछा है अंबर नहीं होगा। अंबर किसको बोलते हैं? अंबर नीला आकाश। दिनकर नहीं होगा, सूरज को बोलते हैं। नीरज पुष्प नहीं होगा, फूल को बोलते हैं पुष्प। नीरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 92 का आंसर सी हो जाएगा। नीरज कमल का पर्यायवाची है। मिस्र वाक्य क्या है? मिस्र वाक्य उसने अपना घर लुटा दिया, नहीं है। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, नहीं है। उसके पास जो कुछ था वो खो गया, ये मिस्र वाक्य है। यहाँ पे 2 सेंटेंस बन रहे हैं, मिस्र वाक्य है। हाथी का स्त्रीलिंग होगा,
तो हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होगा, क्या होगा, हथनी। लेकिन यहाँ पे सब आपको हथनी, प्रोनाउंसिएशन सबका सेम है, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो हथनी होगा, हथनी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उभयलिंगी है? अच्छा, उभयलिंगी क्या होता है, आप साइंस में भी इसको पढ़ते हैं। उभयलिंगी वो होता है जो कि ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है, ठीक है, दोनों का मिक्स होता है वो। तो इसमें आप देख सकते हैं दिया हुआ है डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री और गायक। तो डॉक्टर अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो डॉक्टर होगा, क्यों, क्योंकि डॉक्टर, अगर कोई लेडीज़ डॉक्टर है तो उसको आप डॉक्टराइन थोड़ी ना बोलते हैं, डॉक्टर ही बोलते हैं। अगर जेंट्स है तो भी डॉक्टर ही बोलते हैं, तो इसके लिए आपने डॉक्टर शब्द ही यूज किया है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश के प्रश्न इसे देखते हैं। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेज। यहाँ पे आइटम्स फ्रेज का जो बेस्ट एक्सप्रेशन है वो आपको बताना है। एक्सप्रेस जो होगा बेस्ट, क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब वो बताना होगा। टू पोक वंस नोज इनटू, टू पोक्स वंस नोज इनटू मतलब किसी के नाक में लकड़ी करना, पोक करना, उंगली करना, है ना, यानी कि किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, जो जिससे हमको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए 2 आदमी कोई आपस में बात करना है, तीसरा वहाँ से आया, बीच में एंट्री ले लिया, तो क्या वो इंटरफेयर कर रहा है, उस दोनों की लाइफ, दोनों की बात में इंटरफेयर कर रहा है ना। तो टू पोक वन नोज इनटू, या फिर कोई हमारी, मान लीजिए कोई पर्सनल लाइफ है और हमारे पर्सनल लाइफ में कोई आएगा ओपिनियन देने के लिए अपने मन से, मैं किसी को इन्वाइट नहीं करती, खुद भी आ जाता है, तो वो इंटरफेयर हो गया, कि तो टू इंटरफेयर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टू इंटरफेयर। टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन मतलब होता है कि आप किसी को जो है परमिशन दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। टू ब्रिंग नो सेंस, यहाँ पे नो सेंस नहीं होगा, नॉन सेंस होगा, है ना, बेवकूफ़ी मत करना। टू शो डिसरिस्पेक्ट, अनादर हो जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट टू गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको, इसमें से जो इसका एक वर्ड होगा, अनेक शब्द के एक शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, वही आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। सेंटेंस है, उसका एक शब्द बताना है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड बट वंडर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस। इसका मतलब हुआ कि एक लोगों का समूह है जो एक जगह से दूसरे जगह पे आता जाता है, लेकिन वो कहीं पे परमानेंट स्थायी नहीं होता है, आता जाता है, तो उसको हम लोग नोमेड कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। क्या कहते हैं, खाना बदोश, नोमेड, है ना। असरर क्या होता है, असरर अगर हम पूछा जाए तो इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट, मुझे, सूदखोर होता है। क्या होता है, सूदखोर। सूदखोर समझते हैं, गांव वगैरह में लोग पैसे एक दूसरे को देते हैं, उसके बदले इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, तो वही सूदखोर होता है। उसके बाद है ट्रुएंट। ट्रुएंट क्या होता है, तो ट्रुएंट आप अनुपस्थित रहने वाला, है ना, अनुपस्थित रहने वाला। और एक है आपका पॉन्डेरियर। पॉन्डेरियर मतलब होता है आपका विचारक। तो आंसर क्या हो गया इसका, नोमैड हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनेम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसका जो अंडरलाइन किया हुआ हार्टलेस, इसका साइनो बताना है। तो इट इज़ नॉट दैट यू सेम हार्टलेस, सेम हार्टलेस, सॉरी सेम हार्टलेस, इट इज़ नॉट दैट यू सेम हार्टलेस। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि तुम हृदयहीन लगते हो, है ना, यानी कि तुम्हारे पास दिल नहीं है, ऐसा नहीं लगता है। तो अगर हम क्रूल की बात करें, क्रूल की अगर हम बात करें तो ये होता है निर्दयी बोलते हैं इसको, निर्दयी। आंसर यही होगा 98 का, निर्दयी हो जाएगा, है ना। जिसको दया भाव नहीं होता उसको बोलते हैं निर्दय। मिल्ड, मिल्ड की अगर बात किया जाए तो मिल्ड का मतलब होता है हल्का। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, ठीक है। और वर्म तो जानते हैं, गुनगुना या फिर गर्म। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट मीनिंग, यानी विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो आपको बताना हुआ है, बताना है। किसका, कार्टेल का। कार्टेल्ड का आपको जो है विलोम शब्द बताना है, यानी अपोजिट बताना है। तो प्रूनेट का मतलब हो जाता है, अगर मैं प्रूनेट का बताऊं तो प्रूनेट का मतलब होता है कम कर दिए हैं, है ना, कम कर दिए मतलब प्रूनेट हो जाता है। स्लैश का मतलब होता है घटा हुआ, स्लैश्ड का मतलब घटा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिम्ड। ट्रिम्ड का मतलब होता है छंटनी। और इसका आंसर आपका हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए लिंगेडेड हो जाना चाहिए, है ना, लिंगेडेड ही होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा 99 का।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है आपका, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे जो आपका ये बताना है, अगर ग्रामेटिकली ये सही है तो आपका सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर नहीं सही है तो आपको, अगर नहीं सही मिला इसमें, अगर लगेगा कि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या करना है वो बताना है आपको। ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे, उसने एक नया जॉब स्टार्ट किया है इस ट्यूसडे से। तो इसमें आपको चेंज क्या करना है, अ न्यू जॉब, यहाँ पे हो जाएगा अ न्यूली नहीं होगा। न्यूली किसके लिए हो जाता है, न्यूली नहीं होगा। न्यूली मतलब कि नई कपल, इसको न्यूली मैरिड बोलते हैं, है ना, इसकी तुरंत शादी हुई है। यहाँ पे ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब हो जाएगा ऑन ट्यूसडे, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो सेट था 3 1 2 3 आपका 1 वीक का, वो कंप्लीट हम करवा दिए हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीक में आएगा। तो होप्सो कि आज का जो आपका मास्टर वीडियो का सीरीज़ था वो पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पसंद कीजिएगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।